अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं अबाउट इनपुट डिवाइसेस, उनको डिटेल से हमने देखा। फिर उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल से यानी इनपुट आउटपुट यूनिट्स को हमने कंप्लीट डिटेल से देखा, जिसमें हमने देखा कि इनपुट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, किस तरह की डिवाइसेस यूज़ होती हैं। फिर हमने देखा कि आउटपुट के लिए कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं, और उसके अलावा आउटपुट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कितनी टाइप की आउटपुट होती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, उन सब को हम डिटेल से देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन है, अब हम चलते हैं कि इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन के लिए दरमियान में जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करता है? प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है इंटरनल जितने भी यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो प्रोसेसिंग का काम करता है, और बाकी कुछ यूनिट जो प्रोसेसिंग में हेल्प देते हैं उसके बारे में आज हमने डिटेल से देखना है। बेसिकली CPU क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। जिस तरह हमारा ब्रेन जो है हमारी बाकी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह और सोचने के लिए काम करता है और इंस्ट्रक्शन देता है, हमारे जिस्म के बाकी पार्ट को कंट्रोल करता है, इसी तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फंक्शन ऑफ CPU इज़ टू एग्जीक्यूट ऑल द कमांड्स एंड कैलकुलेशंस। एक तो कमांड्स और कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करना इसका काम है, या प्रोसेस करना इसका काम है, और प्रोसेस हुआ डाटा जो है आगे फर्दर मेमोरी में स्टोर होता है। इट डज़ दिस बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। इसके लिए ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक स्विचेस की तरह ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो ऑन या ऑफ़ की फॉर्म में होते हैं, और बाइनरी फॉर्म में ये रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी प्रोसेसिंग बेसिकली किस फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में, ऑन या ऑफ़ की फॉर्म में। ऑन या ऑफ़ को 1 और 0 से इसको मेंशन किया गया है। तो बेसिकली CPU का काम क्या है? CPU के फंक्शन है प्रोसेस करना, कैलकुलेशंस करना, आपकी इनपुट को कैलकुलेशंस करके आउटपुट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। किसका काम है? CPU का। बेसिकली इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसकी कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसके बेसिक जो कंपोनेंट हैं वो 3 होते हैं, CU, ALU एंड रजिस्टर्स। ठीक है, CU, ALU एंड रजिस्टर्स ये इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं। जो बसेस हैं वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं, यानी एक कंपोनेंट से डाटा लेती हैं और दूसरे कंपोनेंट को ट्रांसफ़र करती हैं, इसलिए इसको भी CPU का यानी प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा करार दिया गया है। बेसिकली CPU 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर्स जो हैं वो इंटरनल मेमोरीज होती हैं और बसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए डाटे को यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले ALU को पढ़ें। ALU बेसिकली क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके नाम से जाहिर हो रहा है अरिथमेटिक जो काम है यानी कैलकुलेशन जो होती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह का जो इनपुट पे प्रोसेसिंग की जाती है जिसमें कैलकुलेशंस को होती हैं, वहाँ पे आप यूज़ करते हो ALU। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। अब ALU के भी आगे फर्दर 2 हिस्से हैं, एक AU होता है और एक LU है। ठीक है, यानी अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। उसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। जो अरिथमेटिक यूनिट है वो कैलकुलेशन वगैरह करता है। जो लॉजिक यूनिट है जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा हो 2 वैल्यू के दरमियान, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप लॉजिक यूनिट का जो है वो यूज़ होता है। अब ऑपरेशन देखेगा कि किस टाइप का ऑपरेशन है, किस टाइप की प्रोसेसिंग होनी है। अगर कैलकुलेशन वाली प्रोसेसिंग है तो वो सिंपल AU में चली जाएगी, अगर लॉजिक यानी कंपैरिजन वाली है तो वो किस में चली जाएगी? लॉजिकल यूनिट में। It works in conjunction with register array of the majority of these, in particular the accumulator and flag register। accumulator और flag register के साथ इसका इंटरेक्शन होती है, ये उसके साथ मिला के काम करता है, वहाँ से डाटा लेता है, डाटा लेके उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट जो है वो इन्हीं रजिस्टर्स के अंदर सेव कर लेता है। तो 2 जो एक्टिव रजिस्टर्स होते हैं जो ALU के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ accumulator एंड फ्लैग रजिस्टर्स। इनको जहन में अभी रख लो। नेक्स्ट वन है कंट्रोल यूनिट। उसके नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा यूनिट है जो पार्ट्स को, मैंने कहा कि
जो CPU है बेसिकली इट्स ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर के ब्रेन में ना सिर्फ कैलकुलेशन होती हैं बल्कि कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर कंट्रोलिंग कैपेसिटी भी होती है। कंट्रोलिंग कैपेसिटी से मुराद ये है इनपुट कब जानी है, कब इनपुट आउटपुट शो करनी है, इनपुट कब ली जाएगी, कैसे वो मेमोरी में जाएगी, कैसे कब वो स्टोर होगी। इस तरह की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिंटर है तो अब प्रिंट की कमांड आई है तो प्रिंट की कमांड में कौन सा प्रिंट पहले होगा कौन सा बाद में होगा। मैंने 2 कमांड दी हैं, एक जो पहले कमांड दी है उसको पहले लेगा और प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा दिस कमांड इज़ एंटरटेन फर्स्ट पहले जो जिस तरतीब से आई होगी उस तरतीब से कंट्रोलिंग का काम भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। CPU के अंदर एक और यूनिट जो होता है जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जिसको CU कहते हैं, वो है। ठीक है, यानी कंट्रोलिंग का काम ये करता है, प्रोसेसिंग का या मैथमेटिकल ऑपरेशन का काम जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। तो कंट्रोलिंग में उसके इनपुट डिवाइसेस को, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, आउटपुट डिवाइसेस को, स्टोरेज को, मेमोरी को, इन सारी इंस्ट्रक्शन को कौन सी कब रजिस्टर्स में जाएगी, कौन सी कब बस पे जाएगी, कहाँ कौन सी मेमोरी में जाएगी, इस तरह की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह की जितनी भी कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एंटरटेन कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट वन है रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे यानी जिसको सिंपल इन शॉर्ट रजिस्टर भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक स्मॉल मेमोरी है। रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा है कि ये 2 वैल्यूज़ को जमा करना है। अब वो 2 वैल्यू भी बताई, उसने कहा 5 और 10 को जमा करो। मैं क्या करूँगी, मैं पहले सोचूंगी, देखूंगी कौन सी वैल्यूज़ हैं, 5 है और दूसरी कहूँगी 10 है, उसको मैं मेमोराइज़ कर लूँगी। तब तक मेमोराइज रखूँगी जब तक मैं उन पे एडिशन जो है परफॉर्म नहीं कर लेती। 5 + 10 जैसे ही किया 15, चाहे अब मुझे 5 और 10 भूल भी जाएं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आउटपुट जो है वो जनरेट करवा चुकी हूँ। तो जो रजिस्टर्स हैं ये भी ऐसे हैं जो आर्जी तौर पे डाटा प्रोसेसिंग के लिए आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, या एड्रेसेस आते हैं CEO के पास। तो वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, वो आर्जी एक मेमोरी होती है जो कि CPU के अंदर मौजूद होती है, उस मेमोरी को कहते हैं आप रजिस्टर। इट इज़ डिज़ाइन टू बी एबल टू रिट्रीव डाटा क्विकली। डाटा को जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड डाटा है सो ये सिर्फ वही डाटा जो है इन रजिस्टर्स के अंदर आता है। प्रोसेसर नॉर्मली कंटेन आ रजिस्टर एरे विच हाउस मैनी रजिस्टर्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस। डाटा उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, डाटा भी हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स अलहदा होते हैं, डाटा रजिस्टर अलहदा होते हैं। मूव कराने के लिए रजिस्टर्स जो हैं वो अलहदा होते हैं। तो हर ख़ास पर्पज़ के लिए कुछ स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं और कुछ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं सिर्फ वही काम करेंगे। जैसे अगर बात करें अक्यूमुलेटर रजिस्टर की, तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली काउंटर रजिस्टर की मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ। तो काउंटर रजिस्टर क्या करता है, उसका काम है इंस्ट्रक्शन को काउंट करना कि अब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसमें ऐड करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद एड्रेस में एक और ऐड करेगा तो उससे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी उससे नेक्स्ट वाली की तरफ पॉइंट आउट करना किसका काम है, काउंटर रजिस्टर का, जो काउंट करता है कि कितनी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, प्रोसेसर के पास जा चुकी हैं और नेक्स्ट कौन सी आएगी। तो ये स्पेशल पर्पज़ हैं। जनरल पर्पज़ होते हैं जिसमें डाटा रखवाने के लिए, एड्रेस रखवाने के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद हैं बसेस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इंटरनल पार्ट्स नहीं होती हैं आल्दो, लेकिन इनका काम प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये CPU से मेमोरी से इनपुट डिवाइसेस में उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए आप देख सकते हो, एक कंपोनेंट है CPU, एक कंपोनेंट है मेमोरी, दूसरा और तीसरा कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट। तो मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं जिनकी जो CPU से मेमोरी की तरफ लेके जाते हैं, जो मेमोरी से यानी उनका वो मेमोरी जो है वो कंट्रोल बस को देखती है। मेमोरी का कंट्रोल बस का जो है वो मेमोरी के साथ भी लिंक होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी लिंक होता है और CPU के पास भी लिंक होता है। इसमें कुछ एरोज़ जो हैं वो डबल एरो दियों में हैं और कुछ सिंगल एरो दियों में। जो सिंगल एरो हैं उनसे मुराद ये है कि 1 वे रजिस्टर्स हैं। जैसे एड्रेस बस जो है वो डाटा सिर्फ मेमोरी से
मेमोरी को दे सकती है, ठीक है, और यानी वो एड्रेस जो है वो देती है, जबकि सीपीयू जो है वो सिर्फ वो एड्रेस यानी कि सीपीयू के पास एड्रेस नहीं आता, बल्कि एड्रेस बस के पास वो एड्रेस भेजता है और वो एड्रेस आगे कम्युनिकेट होता है मेमोरी को। जबकि डाटा बस में मेमोरी डाटा ले भी सकती है और डाटा दे भी सकती है, सीपीयू डाटा ले भी सकता है और डाटा दे भी सकता है। इसी तरह कंट्रोल बस है तो उसमें भी डाटा ले भी सकता है और दे भी सकता है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये एड्रेस बस के साथ इनसे डाटा लेती भी हैं और देती भी हैं, जबकि जो सीपीयू और मेमोरी के साथ ये वन वे हैं। सीपीयू से सिर्फ लेती हैं और मेमोरी से ये सिर्फ देती हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। बस टाइप होती है और उसकी डिस्क्रिप्शन। डाटा बसेज होती हैं, कुछ क्या करती हैं डाटा बसेज, कैरीज डाटा टू एंड फ्रॉम द सीपीयू। डाटा सीपीयू से लेती हैं और सीपीयू को देती हैं, मेन मेमोरी से लेती हैं, मेन मेमोरी से देती हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस से लेती हैं। यानी होगा क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस से लेंगी, मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से आगे सीपीयू इसको एक्सेस करेगा, सीपीयू के पास जाएंगी, सीपीयू उनको प्रोसेस करेगा, वापस रिजल्ट मेन मेमोरी में जाएगा और फिर आउटपुट डिवाइसेस को दिखाना हो तो आउटपुट डिवाइसेस को दिखा देगा। एड्रेस बस क्या करती हैं, कैरीज एड्रेसेस ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। सिर्फ मेमोरी और सीपीयू के दरमियान एड्रेस जो है वो लेके जाती हैं और लेके आती हैं। कंट्रोल बस क्या करती हैं, कैरीज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सच एज द स्टेटस ऑफ द डिवाइस बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइस। सीपीयू और दूसरी डिवाइस के दरमियान क्या स्टेटस है, आया वो डिवाइस अवेलेबल है या नहीं, वो डाटा कौन सी डिवाइस जो है वो डाटा अब शेयर करेगी, वो डाटा बस के साथ कम्युनिकेट करेगी, कौन सी डिवाइस को ब्लॉक रखना है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से ये डाटा भी उठा के जाती हैं, एड्रेस भी उठा के जाती हैं और कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए भी इन बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली क्या होती हैं, ट्रेसेस होते हैं। ट्रेसेस से मुराद ये है कि बोर्ड के ऊपर चिप बोर्ड होता है ना, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ से ऐसे रास्ते से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं बसेस। उसके अलावा है कैशे। कैशे की बात करें, ये सीपीयू और मेमोरी के दरमियान एक छोटी मेमोरी होती है, यानी ये रजिस्टर्स और उसके दरमियान एक छोटी मेमोरी होती है। रैम जो है वो स्लो है, जबकि सीपीयू जो है वो फास्ट है बहुत ज़्यादा। तो सो रैम और सीपीयू की स्पीड को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए और उनको बैलेंस करने के लिए दरमियान में एक एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड की जाती है, जिसको कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी भी कहते हैं, कैश मेमोरी भी बोला जाता है। ये कैश प्रोनाउंस होगा, CACHE। इज़ यूज टू टेम्परेरी स्टोरेज इन कंप्यूटर। ये भी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए है। अक्सर मोबाइल में भी हमने देखा होगा, उसमें कैश का वर्ड यूज़ हो रहा होता है कि कैश क्लियर कर दो। हर ऐप से रिलेटेड जो डाटा है, जिस डाटे को हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कैश मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। वो कैश मेमोरी में आर्जी तौर पे पड़ा रहता है। तब जब आप उसको जब नए डाटा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर करके पिछले पुराने डाटे को क्लियर करके नए डाटे को उसमें स्टोर कर देगा। इसका जो साइज़ है वो सीपीयू के मुकाबले में तो कम है, यानी रैम रजिस्टर्स के मुकाबले में तो कम है, लेकिन रैम से ये छोटी होती है। सीपीयू के इंटरनल जो मेमोरी हैं जैसे रजिस्टर्स हैं, इनसे ये बड़ी होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैश 3 तरह की होती हैं। L1 होती है, L2 होती है, L3 होती है। इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट यूजिंग SRAM। और ये SRAM की टेक्निक को यूज़ करती है। SRAM के बारे में बस इतना पढ़ लो, स्टैटिक रैम होती है। और DRAM जो है वो मेन मेमोरी को यूज़ करती है। L2 इज़ बिगर एंड लोकेटेड फर्दर अवे। ये दूर होती है। जो L1 कैशे है वो बिल्कुल सीपीयू को नज़दीक होती है। L2 जो है वो उससे दूर है। L3 जो है वो और भी उससे ज़्यादा दूर होती है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये है कैशे का काम। ठीक है, सीपीयू कोर के बिल्कुल जो करीब L1 कैशे है। ठीक है, L1 कैशे जो कम्युनिकेट करती है L2 कैशे से, L2 कैशे कम्युनिकेट करती है L3 से, और L3 जो है वो मेमोरी से, मेमोरी वहाँ से डाटा आता है पहले L3 कैशे में, फिर L2 में और फिर L1 में। फिर सीपीयू कहाँ से उठाता है वो डाटा, वो L1 कैशे से उठा लेता है। उसके बाद क्लॉक्स होते हैं।
क्लॉक क्या करता है, क्लॉक का क्या काम है, ये वो क्लॉक नहीं है, ये बल्कि क्या करता है, एक ख़ास डिवाइस होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो टिक जनरेट करता है। क्लॉक स्पीड इज़ द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ऑपरेटिंग स्पीड क्या है, कंप्यूटर 1 सेकंड में या 1 नैनो सेकंड में या 1 मिली सेकंड में या 1 माइक्रो सेकंड में कितनी टिक जनरेट करता है। यानी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, क्लॉक ने क्या कर दिया, एक टिक जनरेट कर दी, दूसरा प्रोसेस दूसरी टिक। इसी तरह जितने प्रोसेस होंगे, अब 1 सेकंड के अंदर या 1 माइक्रो सेकंड या मिली या नैनो सेकंड के अंदर उसने कितनी इंस्ट्रक्शन या कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट किए हैं, वो कंप्यूटर की स्पीड से पता चलता है। और कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने के लिए क्लॉक का यूज़ के वो देखेंगे क्लॉक ने 1 सेकंड में कितने टिक जनरेट किए हैं। जितने टिक जनरेट किए होंगे वो होगी, और वो मखसूस टाइम में जो उसने जितने जनरेट किए होंगे उसको बोलेंगे क्लॉकिंग, या उसको क्लॉक की स्पीड या कंप्यूटर की स्पीड कहा जाएगा। उसके बाद प्रोसेसर जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कोर्स होते हैं। जैसे हमने सुना है कोर 1 है, क्वाड कोर है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है। तो कोर क्या होती हैं? इफ़ अ प्रोसेसर हैज़ मल्टीपल कोर्स और इट इज़ मल्टी कोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ मल्टीपल प्रोसेसर टुगेदर टू बी एबल टू प्रोसेस मल्टीपल थिंग्स ऑफ फॉर वंस। एक ही चिप के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाए गए हैं, यानी एक ही चिप को फर्दर छोटे छोटे प्रोसेसर में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको कहते हैं कोर्स। अब इसमें ये देख सकते हो, ये ऊपर वाली कोर है, ये भी प्रोसेसर है, इससे नीचे वाले जो है वो भी प्रोसेसर है, इससे नीचे वाली जो चिप है वो भी प्रोसेसर है। तो इसको कहते हैं कोर्स के हर चिप जो है वो एक ही चिप के अंदर 4 हैं 8 हैं, तो वो उसको कहेंगे मल्टी कोर्स हैं, कि एक प्रोसेस वो मल्टीपल सीपीयू के पास जाते हैं और सीपीयू जल्दी जल्दी से उस प्रोसेस को प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आ जाता है, वो भी इसी तरह कोर मुख्तलिफ कोर के पास मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हो रहे होंगे। तो कोर्स का बेसिकली क्या काम होता है, ये 1 नैनो सेकंड में मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी हो सकती है। यानी हर कोर जो है वो अलहदा प्रोसेसर के तौर पे डील करती है, और वो अलहदा ऐसे लगता है कि बजाय अलहदा प्रोसेसर अटैच करने के एक ही कोर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर अटैच कर दिए जाते हैं, वो एज अ सीपीयू का काम दे रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग का हिस्सा, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली देखा कि प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्रोसेसिंग यूनिट को हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोसेसर है क्या, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फंक्शंस क्या हैं, सीपीयू क्या है, सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस करना और कंट्रोलिंग करना, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स यानी इसके पार्ट्स हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। उसके अलावा बाकी और कुछ चीज़ें भी हमने पढ़ी, जैसे हमने देखा बसेस का यूज़। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होनी हो या कंपैरिजन होना हो, तो ALU जो है फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, AU में एंड LU में। AU अरिथमेटिक यूनिट एंड LU लॉजिक यूनिट। लॉजिकल रिलेटेड जो कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस में आती हैं, लॉजिक यूनिट में। जो कैलकुलेशन की इंस्ट्रक्शन है वो किस में आती हैं, अरिथमेटिक यूनिट में। उसके अलावा कंट्रोल यूनिट को देखा, वो कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद हमने रजिस्टर को देखा कि इंटरनल मेमोरीज़ हैं सीपीयू के अंदर। फिर हमने बसेस की बात की जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के पास लेके जाती हैं। उसके बाद हमने देखा कैश क्या है, कैश का पर्पस क्या है, क्यों यूज़ की जाती है। उसके बाद हमने देखा क्लॉक का क्या पर्पस है। फिर हमने कोर्स के कंसेप्ट पढ़े कि जिसमें होता है कोर i3, कोर i4, तो ये क्या हैं, तो इसके कंसेप्ट पढ़े। तो आज का लेक्चर बेसिकली हमने प्रोसेसिंग यूनिट को कम्प्लीटली देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा अबाउट मेमोरी। थैंक यू।